तो दोस्तों स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्निंग सपोर्ट बाय एजाज शेख। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कभी कभी ऐसा इन केस होता है कि नीचे का स्टील का कम डाया होता है और ऊपर के स्टील का ज़्यादा डाया हो जाता है, या नीचे के स्टील का ज़्यादा डाया हो और ऊपर के स्टील का कम डाया हो। तो उस तरह के केस में हम लोग कैसे स्टील में लैपलिंग लगाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि आपको मैं थ्योरेटिकली समझाता हूँ। थ्योरेटिकली आप समझ गए तो आप प्रैक्टिकली भी उस चीज़ को कर लेंगे, आपके पास इतना एक्सपीरियंस तो होगा। तो चलिए मैं थ्योरेटिकली समझाता हूँ इन सब चीज़ों को कि कैसे कैसे करना है। तो चलिए इसको देखते हैं थ्योरेटिकली कि कैसे करते हैं। जैसे अभी हमने लिखा वाई अपर फ्लोर कॉलम रिक्वायर्ड मोर रिइंफोर्समेंट देन द लोअर फ्लोर। आपने जनरली तो नहीं देखा होगा, पर कहीं कहीं आपने देखा होगा कि नीचे वाले फ्लोर में कम स्टील लगा है और ऊपर के फ्लोर में ज़्यादा स्टील लगा है। तो हम इस चीज़ को भी देखेंगे कि ऐसा हम लोग क्यों लगाते हैं ज़्यादा स्टील। तो डिज़ाइन बेसिस भी हम लोग देखेंगे उस चीज़ को। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को समझते हैं कि चलो स्टील को कैसे प्रोवाइड करना है। यानी लैप लेंथ में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि इसमें लैप लेंथ हम लोग कैसे देंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हमने केस 1 में एक लिया है कि ग्राउंड फ्लोर टू फर्स्ट फ्लोर। आप देख सकते हैं 16 mm 10 नंबर्स कॉलम, ओके, सॉरी 10 नंबर्स ऑफ स्टील बार। और उसके बाद आप देख सकते हैं फर्स्ट फ्लोर टू सेकेंड फ्लोर, जिसमें से क्या है 20 mm का 2 नंबर्स और 16 mm का 8 नंबर्स। यानी टोटल हम लोग का कितना आ रहा है 10 नंबर्स आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। वो टोटल 10 आ रहा है। तो टोटल 10 क्या था, ग्राउंड से फर्स्ट में क्या है 16 का 10 लग रहा है और फर्स्ट टू सेकेंड में क्या 20 mm का ऐड हो जा रहा है। यानी 16 mm को रिप्लेस करके 20 mm का डाला जा रहा है। जनरली तो आपने ये देखा होगा कि ग्राउंड फ्लोर या फिर उसके नीचे वाले फ्लोर में ज़्यादा डाया का स्टील होना चाहिए और ऊपर वाले में जाकर के कम होना चाहिए, क्योंकि लोड के अकॉर्डिंगली। लेकिन उस चीज़ को भी समझेंगे कि आखिर डिजाइनर ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्या ज़रूरत पड़ जाता है उस चीज़ का। तो सबसे पहले इसके हम लोग प्रोवाइड कैसे करते हैं, लैप लिंक कैसे लगाएंगे, उस चीज़ के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, अगर हम इस चीज़ को फिगर से पहले देखते हैं कि फिगर से इस तरह से हमको कैसे लगाना पड़ेगा। चलिए इसको देखते हैं। सपोज डेट ऐसा हम लोग मान लेते हैं कि ये मेरा ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है, ये ग्राउंड फ्लोर हो गया। ग्राउंड फ्लोर से कोई कॉलम ऐसे जा रहा है, ये कोई कॉलम है और यहाँ पे एक फ्लोर ये हो गया, ठीक है, ये फ्लोर, यानी ये ग्राउंड फ्लोर हो गया, ये इसका फर्स्ट फ्लोर हो गया, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर हो गया। अब इसमें ये वाली स्टील को अगर हमारे पास अगर शेड्यूल आया है तो किस तरह से प्रोवाइड करें। ऐसा बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम हुआ कि कैसे प्रोवाइड करें, कैसे करें। तो इस चीज़ को पहले समझते हैं। तो अभी इसको देख लेते हैं कि कैसे करना है। अभी सपोज डैट कि हम अभी ग्राउंड फ्लोर टू फर्स्ट फ्लोर हम लगा रहे हैं किसी स्टील को, 16 mm का 10 नंबर्स, ओके। तो यहाँ से अगर हमने कोई स्टील दिया यहाँ से नीचे, ठीक, और ये 16 mm का स्टील आ गया, ये 16 का आ गया, ठीक है, और ये भी एक 16 का हमने डाल दिया। सॉरी एक नहीं, एक एक करके इस लाइन में अभी हम ये सेक्शनल इस चीज़ को दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 16 mm का हमने ये स्टील डाल दिया, ये 16 mm का, ठीक है, ये भी 16 mm का। तो इसमें 5 ये लाइन में डाल दिया, 5 ये लाइन में, मेरा टोटल कितना हो गया 10 आना था। 2 4 5 ये लाइन में, 2 4 5 ये, तो ये हमने 16 mm का डाल दिया यहाँ पे। अब उसके बाद बचता है कि अभी मेरा ये कास्टिंग हो गया, ये कॉलम कास्टिंग हो गया, इसका स्लैब भी कास्टिंग हो गया, ओके। तो इसके बाद हम देखते हैं कि फिर हम फर्स्ट टू सेकेंड फ्लोर हमको जाना है। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें 16 का 10 नंबर्स था और 16 और यहाँ क्या हो गया 16 mm का 8 नंबर्स हो गया, और ये 2 नंबर जो मेरा एक्स्ट्रा बच रहा है उसके जगह पे ये 20 mm का बार लगाना है। तो इसको कैसे करेंगे, ये थोड़ा मुश्किल सा चीज़ हो जाता है। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हमको देना हो 20 mm का स्टील लगाना हो, तो सबसे पहले हमारे पास बेस्ट मेथड ये है कि हम लोग यहाँ से करें, यहाँ से नीचे LD ले लें, ठीक है, LD, ये वाले फ्लोर से नीचे LD आप निकाल सकते हैं 50 इंटू डाया। यानी LD कैसे निकाल सकते हैं, 50 इंटू डाया ऑफ बार, डाया ऑफ मिनिमम बार, या फिर डाया ऑफ बार कह सकते हैं, ठीक है। वहाँ से हम लोग इसका LD निकाल सकते हैं। सपोज डैट कि अगर ये 20 का सरिया आ रहा है, 20 का 50 इंटू कितना हो जाएगा 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर हमको लैप लेंथ ये नीचे देना है। तो इस फ्लोर के नीचे, यानी ये जो ये मेरा फ्लोर है, इसके नीचे हमको 1 मीटर आना पड़ेगा, ये लैप, ठीक है। तो यहाँ से 1 मीटर नीचे, ये वाला, ये 1 मीटर नीचे आएंगे, यहाँ भी 1 मीटर नीचे आएंगे ये वाले लैपिंग के लिए, और यहाँ से जितना बच रहा है वहाँ से हम लोग दे देंगे। अभी ऊपर वाले को हम लोग नहीं देखेंगे, ऊपर मेरा सरिया कितना बचा, नीचे मेरा कितना बचा, और यहाँ से जितना भी सरिया ऊपर है
ठीक है। यहाँ से हम लोग लैप लेंथ फिर उसके लिए प्रोवाइड कर देंगे फर्स्ट फ्लोर टू सेकेंड फ्लोर। तो इसमें मेरा क्या होगा 16। अभी ये क्या है, सपोज डेट ऐसा मान लेते हैं कि फर्स्ट टू सेकेंड वाले फ्लोर में ये मेरा ये 20 का कॉर्नर पे दे दिया, ठीक है। ये 20 का कर दिया या कुछ भी हो, मतलब आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझ लें, ठीक है, कि आपको लगाना स्टील किस तरह से है। हो सकता जरूरी नहीं कि 20 का 2 ही नंबर्स हो, जनरली 20 का 4 नंबर्स हो जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे इस तरह से रिप्लेस करके वो डिजाइनर देगा। बट आपको लगाना किस तरह से है ये चीज़ को आप समझ लें। आप यहाँ समझ लेंगे तो आप प्रैक्टिकली भी लगा लेंगे, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इस चीज़ में करने के लिए, ठीक है। तो ये वाले फ्लोर से 1 मीटर नीचे जाना, यानी LD नीचे, ठीक है। यानी कितना हो गया 1 मीटर, यानी LD नीचे जाना इस फ्लोर से। बट ये तो मैंने बता दिया, ठीक है। बट प्रैक्टिकली आप इस चीज़ को करने जाओगे तो बहुत मुश्किल चीज़ होगा। मुश्किल ये चीज़ होगा कि आप जैसे अभी क्या है, जनरली आपका फ्लोर हाइट क्या होता है 3 मीटर का होता है, ठीक है। 3 मीटर का होगा तो आप ज़्यादातर शटरिंग बोर्ड आप लगाएंगे, माइवन का लगाएंगे या कोई सा भी बोर्ड लगाएंगे तो वो 2.4 मीटर का स्टैंडर्ड शटरिंग साइज होता है, शटरिंग का हाइट, ठीक है। शटरिंग हाइट 2.4 मीटर लोग एक बार में ही कास्टिंग कर देते हैं, क्योंकि आपका हायर ग्रेड का कंक्रीट है तो उतना कोई परेशानी नहीं होता है सेग्रीगेशन का। तो 2.4 मीटर का हम लोग बोर्ड लगा देते हैं। सपोज डेट अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि ये मेरा 3 मीटर का है कुछ, ठीक है, 3 मीटर का ये है, इसमें हम 2.4 मीटर का शटरिंग लगा देते हैं। ये 2.4 मीटर का ये शटरिंग डाल दिए यहाँ पर। तो मेरे पास बचा क्या, 600 ही बचेगा, यानी 3 मीटर माइनस 2.4, यानी 3 मीटर माइनस 2.4 कितना बचेगा 0.6 मीटर, यानी 600 mm मेरे पास ही बच रहा है। और हमको लैब लेंथ कितना प्रोवाइड करना था 1 मीटर। तो ऐसे केस में आप ये चीज़ तो नहीं कर सकते ना कि आप मतलब क्या है कि इतना ऊंचा जा कर के स्टील को बांधे, तो ये थोड़ा मुश्किल होगा। तो क्योंकि आप जनरली जो आप देखेंगे अभी कंस्ट्रक्शन में आपका क्या है, आपका बीम का साइज आपको जनरली मिलेगा, बीम के साइज का डेप्थ 450 600, ये बीम का साइज आपको जनरली देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप 2.4 का लगाते हैं तो एग्जैक्टली आपका बीम बॉटम के लेवल में आ जाता है। ये 600 आपका बचता है, तो वो 600 आपका बीम बॉटम के लेवल में आ जाता है। तो हम लोग इतना कास्टिंग कर देते हैं एक बारी में, क्योंकि बार बार इस चीज़ को अगर हम कॉलम को कास्टिंग करेंगे तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अब जितना ज़्यादा जॉइंट आएगा प्लम भी भागेगा और भी बहुत सारा परेशानी डिफ़िकल्टी हो सकता है। तो इसको लेकर के हम लोग 2.4 मीटर कास्टिंग कर देते हैं, जो जनरल प्रैक्टिस है कंस्ट्रक्शन का, ठीक है। 2.4 मीटर का कास्टिंग हो गया तो ये मेरे पास कितना बचा, ये यहाँ से यहाँ 600 बचा। तो ऐसे केस में क्या करना है कि आप स्लैब कास्टिंग के पहले आप बिफोर स्लैब कास्टिंग, ठीक है, बिफोर स्लैब कास्टिंग आपको क्या करना है कि ये आपका 20 mm या फिर एक्स्ट्रा डाया और बार है उसको उसी टाइम प्रोवाइड कर देना। आपका LD तो पूरा नहीं आएगा, बट एटलीस्ट ये है कि बीम के बॉटम तक हम लोग सरिया को डाल देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि ये मेरा यहाँ से आ गया, ये इसका बीम बॉटम है, ठीक है, नीचे का ये बीम बॉटम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एटलीस्ट यहाँ पे स्टील को ये 20 mm वाला मेरा स्टील है, ये 20 mm इसके बीम बॉटम तक ला करके यहीं से लैपिंग करते हैं स्लैब कास्टिंग से पहले, बिफोर स्लैब कास्टिंग। और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ बिफोर स्लैब कास्टिंग प्रोवाइड लैप लेंथ इन केस ऑफ डाया चेंजिंग, ठीक है। ये काम एकदम कर देना है, बिल्कुल एकदम ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि स्लैब कास्टिंग हो गया उसके बाद ये फिर ये 20 mm वाला डाल ले तो वो एकदम से गलत हो जाएगा। एटलीस्ट आप LD नहीं दे तो कम से कम इतना करें कि स्लैब कास्टिंग होने से पहले बीम बॉटम तक वो स्टील को डाल दे जहाँ से ये फ्लोर का चेंजिंग हो रहा है स्टील का, ठीक है। इस तरह से करके आप इसको कर सकते हैं। और दूसरे केस में आप देखेंगे तो दूसरा केस मेरे पास क्या है कि अभी इसमें देखिए ये हमने एक कॉलम लिया है, एक ग्राउंड टू फर्स्ट फ्लोर कितना है 20 mm का 10 नंबर्स है, ओके। फर्स्ट फ्लोर टू सेकेंड फ्लोर क्या है 20 mm का 4 नंबर, 16 mm का 6 नंबर्स, ओके। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी देखने को नहीं मिलेगा। अभी क्या है कि ग्राउंड फ्लोर में ज़्यादा डाया का स्टील है 20 mm का, और फर्स्ट फ्लोर टू सेकेंड फ्लोर जा रहा है तो ये 20 mm का 10 नंबर तो पहले से है, अभी 20 का 4 नंबर्स है और फिर बाकी जो 20 का था, बाकी 20 का 6 बचता था, तो 6 से जब क्या किया है 16 mm कर दिया। तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। इसमें आप इजीली इसमें क्या करेंगे कि इसमें स्लैब को कास्टिंग कर देंगे, इजीली कर देंगे, क्योंकि क्या है कि 16 mm कम है 20 mm का डाया से, ठीक है। तो आप स्लैब को कास्टिंग कर दें, उसके बाद लैप लेंथ लगाएं। तो आप यहाँ से कॉन्सेप्ट एक क्लियर हो गया ना
कि यहाँ देखते हैं बिफोर स्लैब कास्टिंग प्रोवाइड लैब लिंक इन केस डाया चेंजिंग। ये किसके लिए हो गया? हायर डाया कि अपर फ्लोर में, हायर डाया इन अपर फ्लोर, ठीक है, अपर फ्लोर। इसमें क्या है, दूसरे केस में क्या हो सकता है? लोअर डाया इन अपर फ्लोर। तो इसमें क्या होगा कि लैप लेंथ आप चेंज कर सकते हैं स्लैब कास्टिंग के बाद भी। लैप लेंथ मे बी चेंज आफ्टर कास्टिंग ऑफ ग्राउंड फ्लोर स्लैब, ओके। और इसमें क्या होगा कि इसमें ग्राउंड फ्लोर के पहले ही करना, ग्राउंड फ्लोर स्लैब कास्टिंग के पहले ही उस स्टील को चेंज कर देना है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब इस चीज़ को हम लोग समझेंगे क्या एक्चुअली ऐसा होता क्यों है, कि मतलब क्या है कि ग्राउंड फ्लोर में स्टील को मतलब कम डाया का स्टील दिया गया, ऊपर में ज़्यादा डाया का स्टील दिया गया, बट एक्चुअल तो ऐसा होना नहीं था, बट इसके पीछे भी रीज़न होगा तभी तो दिया गया है। चलिए मैं उस रीज़न को बताता हूँ, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ज़्यादा उस चीज़ के डीपली में नहीं जाएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर सपोज दैट ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास कोई कॉलम है, ठीक है, ये मेरा कोई कॉलम जा रहा है और ये ग्राउंडेड है या फिर फुटिंग में, सॉरी ये ग्राउंडेड नहीं होगा, ये फुटिंग में ही है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो कॉलम क्या है? कॉलम किस चीज़ के लिए डिज़ाइन किया जाता है? एक्सियल लोड और मोमेंट को, एक्सियल लोड और मोमेंट दोनों को कैरी करने के लिए, एक्सियल मोमेंट टू कैरी एक्सियल मोमेंट, एक्सियल लोड एंड मोमेंट, ये दोनों को कैरी करने के लिए कॉलम होता है। तो अब इस केस में देखें कि अभी क्या है कि सपोज डेट अभी मान लेते हैं कि ये मेरा G+5 है, ठीक है, या G+10 कुछ भी मान लेते हैं, ये G+10 है मेरा, ये एक फ्लोर ये हो गया, एक फ्लोर ये हो गया, एक फ्लोर, इस तरह से करके ये मेरा फ्लोर है, ठीक है, G+10 तक है, ठीक है। तो इस चीज़ में क्या होगा कि ये तो सबको पता है, ये चीज़ सबको पता होगा कि एक्सियल लोड कहाँ होगा। एक्सियल लोड सबसे ज़्यादा इसके बॉटम में होगा, उससे कम कहाँ होगा? यहाँ होगा, उससे कम कहाँ होगा? यहाँ होगा, उससे कम कहाँ होगा? यहाँ होगा, सबसे कम इसके कहाँ होगा? इसके टेरेस फ्लोर पे एक्सियल लोड कम होगा, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये चीज़ समझें। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि एक चीज़ को लिख सकते हैं ना कि एक्सियल लोड विल बी मोर in bottom of structure as compared to top। ये बेसिक है, ठीक है, जिसके ऊपर हम लोग डिज़ाइन करते हैं, जैसे कि लोड कैरिंग कैपेसिटी भी उसका निकालते हैं, जो एक्सियल लोड उस पर क्या आ रहा है, सपोज डेट कि जितना भी एक्सियल लोड आ रहा है उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये एक्सियल लोड है। बट एक चीज़ हमने और बताया आपको कि मोमेंट, कि कॉलम किसको किस चीज़ को लोड को कैरी करता है? एक्सियल लोड और मोमेंट लोड को भी कैरी करने के लिए हम लोग कॉलम को देते हैं, ठीक है। तो ये सारा खेल यहाँ से मोमेंट का है। मोमेंट की वजह से हम लोग क्या होता है कि स्टील का डाया वहाँ पे ऊपर वाले फ्लोर में बढ़ाना पड़ा और नीचे वाले फ्लोर में कम करना पड़ा। जैसे देखें, अभी देखें मोमेंट ऑन कॉलम, अगर हम इस चीज़ को बताते हैं, एक कॉन्सेप्ट ये भी देखते हैं कि मोमेंट ऑन कॉलम, ये तो एक्सियल ऑन कॉलम था, अब ये दूसरा देखते हैं मोमेंट ऑन कॉलम, ठीक है। तो कैसे कैसे मोमेंट कॉलम पे जनरेट हो सकता है? तो सबसे पहला जो है कि ड्यू टू एसेंट्रिक लोड, क्या है? ड्यू टू एसेंट्रिक लोड, इस तरह से मोमेंट जनरेट होगा ड्यू टू एसेंट्रिक लोड। अब ये एसेंट्रिक लोड, ड्यू टू एसेंट्रिक लोड कहने का क्या मतलब है कि सपोज डेट कि ये मेरा कोई कॉलम है, ठीक है, और ये कॉलम का एक्सिस है, इस तरह से ये एक्सिस है। अगर लोड इसके एक्सिस पे आ रहा है, यानी इसके मिडिल पोर्शन पे आ रहा है, तो ये मेरा क्या एक्सियल लोड होता है। अगर यही लोड यहाँ पे ना करके यहाँ पे कोई लोड आता है, ठीक है, इसके इधर में या इसके इधर में, मतलब द लोड विल बी एक्टिंग will not be exactly on the center of column या on not will be on the center of any of the structure, ठीक है, that will be considered as a eccentric load। तो यहाँ पे क्या है, ये लोड इसके बाहर में आ रहा है। अभी इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। ये तो थियोरेटिकली हो गया कि ये ऐसा होता है। अभी आपके मन में ये भी सवाल हो सकता है कि ऐसा कब होगा। सपोज डेट अभी ऐसा हम मान लेते हैं कि ये मेरे पास कोई कॉलम है, ठीक है, ये इसका अगर कुछ है, ये मान लेते हैं ये 200 का है, ठीक है, ये कॉलम, और ये यहाँ पे मान लेते हैं 450 का। ये इस तरह से ये कॉलम का साइज़ है, ठीक है। आपने कभी देखा होगा कि ये बीम इस तरह से लगा हुआ है। बीम तो जहाँ बीम ऐसा तो नहीं है ना कि कहीं भी प्लेस करते, तो एज़ पर प्लान हम लोग बीम को देते हैं।
अगर ये बीम इस तरह से इससे कनेक्टेड हो गया, ठीक है, और ये कॉलम का सेंटर कहाँ पे है, यानी 225 इधर, ठीक है, 100 इधर, ठीक है, ये 200 का बीच का। अभी ये भी मान लेते हैं कि चलो सपोज दैट ये भी मेरा 200 का बीम जा रहा है इस पर। तो इसका ये बीम का सेंटर कहाँ पे होगा, इसके 100 पे, यानी यहाँ से यहाँ एक 100। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं ये कितना आ रहा था मेरा 225 यहाँ से इसके सेंटर का डिस्टेंस है, ठीक है, यानी 450 का हाफ। ये 450 का हाफ कितना था, 225। बट ये लोड कहाँ लग रहा है, इसका सेंटर कहाँ, बीम का सेंटर 100 ही है, 100, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ भी एसेंट्रिक लोड लग रहा है। अभी क्या है कि बीम को अगर ये इस पर एक्सियल लोड डालने के लिए क्या करना पड़ता है, ये मेरा 450 का बीम है, ठीक है, और ये 200 का है। ये इसका सेंटर कहाँ है, 225 पे इसका सेंटर है और यहाँ पे इसका मिडिल सेक्शन है। तो हम इस कॉलम को इस बीम को हम ऐसे लगा देते हैं तो ये इस पर एक्सियल लोड आता है स्ट्रक्चर पे, ठीक है। बट अभी हम क्या कर रहे हैं कि ये कॉलम को हम इस पोर्शन में लगा रहे हैं, एज पर मतलब आर्किटेक्चरल प्लान के हिसाब से, ठीक है। तो इस तरह के केस में क्या होगा, एसेंट्रिक लोड आएगा। एसेंट्रिक लोड आएगा तो क्या होगा, मोमेंट भी उस पर जनरेट होगा। यानी मोमेंट कैसे जनरेट होगा, तो मोमेंट हम लोग एसेंट्रिक लोड में कैसे निकालते हैं, एम इक्वल टू लोड इंटू एसेंट्रिसिटी, लोड इंटू एसेंट्रिसिटी, ठीक है। यानी हम लोग ऐसा कहते हैं एम इक्वल टू लोड क्या हो गया इस पर पी और एसेंट्रिसिटी क्या होगा, पी इंटू ई। यानी लोड और उसके डिस्टेंस को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा मोमेंट निकल जाएगा। किसी भी चीज़, किसी भी मेंबर को हमको निकालना होगा तो ये सिंपल फार्मूला होता है मोमेंट निकालने का। तो इसके कारण क्या होगा कि मोमेंट आएगा कॉलम पे, ठीक है। तो अब फिर दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस क्या होगा कि बीम कॉलम कनेक्शन के कारण भी मोमेंट आता है। बीम कॉलम कनेक्शन, बीम कॉलम कनेक्शन। अब ये क्या होता है भाई, बीम कॉलम कनेक्शन होता ये है कि सपोज दैट कि हमने ये कोई बीम बनाया, ठीक है, ये बीम बनाया। अभी जैसे इसमें देख रहे थे कि ये बीम ये कॉलम है, ये वाला ये कॉलम है, इसमें बीम एक कनेक्टेड है, ठीक है। अगर बीम है अभी, या फिर इसको ऐसा कर सकते हैं हम लोग, इसको और आसान से समझने के लिए इस फिगर को छोड़ दीजिए आप, इसको ऐसा करिए, ये कॉलम हो गया, ये मेरा बीम है। अगर इसके ऊपर अगर कोई लोड अगर इसके ऊपर अप्लाई होगा, यूडीएल हो, पॉइंट लोड हो, कुछ भी हो, तो ये क्या, यहाँ से लोड हो गया, यहाँ से भी कुछ डिस्टेंस होगा, ठीक है। अगर इस कॉलम पे हमको मूवमेंट निकालना हो तो ये लोड इंटू ये एसेंट्रिसिटी, इस तरह से करके हम लोग निकाल सकते हैं कि इस पर मूवमेंट कितना आ रहा। तो इस तरह के केस में भी जो है कि बीम कॉलम कनेक्शन भी रहेगा। जहाँ वो बीम आप फ्रेम स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो आपका बीम कॉलम कनेक्शन तो होना ही है। ये दोनों ऐसा नहीं, आप कन्फ्यूज मत होइएगा, एसेंट्रिक लोड और बीम कॉलम कनेक्शन दोनों अलग अलग चीज़ है। अभी एसेंट्रिक लोड में हमने आपको दूसरा कॉन्सेप्ट समझाया। बीम कॉलम कनेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है कि ये लोड इसके ऊपर, यहाँ पे मैंने ज्वाइंट करके आपको बताया, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लोड के हिसाब, लोड के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि अभी ये मान लेते हैं ये बीम जा रहा है इसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई लोड आता है तो उसके कारण भी क्या है कि उस चीज़ पे मोमेंट जनरेट होगा कॉलम के ऊपर, ठीक है। आई होप कि बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। अभी तीसरा चीज़ देखते हैं कि मोमेंट ड्यू टू लैटरल लोड, मोमेंट ड्यू टू लैटरल लोड। इस लैटरल लोड के कारण भी मोमेंट जनरेट होगा किसी भी स्ट्रक्चर पे, ठीक है, मोमेंट ड्यू टू लैटरल लोड। अब ये लैटरल लोड कहने का क्या मतलब, सपोज डैट कि आपने कोई बिल्डिंग बनाया, ठीक है। अगर ये मान लेते हैं G+20 का कोई बिल्डिंग है, ठीक है, ये G+20 का कोई बिल्डिंग है तो इस पर क्या होगा, इस पर विंड का भी इफेक्ट आएगा, अर्थक्वेक का भी इफेक्ट आएगा। अगर विंड का इफेक्ट देखें, ठीक है, विंड का इफेक्ट देखें तो सबसे ज़्यादा विंड कहाँ होगा, इसके टॉप फ्लोर पे ज़्यादा विंड लगेगा, विंड का इफेक्ट, और इसके बॉटम में आकर के कम लगेगा। मतलब बॉटम में बोल सकते हैं हम कि एकदम से कम हो गया, और टॉप में क्या होगा कि टॉप में विंड का इफेक्ट बढ़ते जाएगा, यानी लैटरल लोड बढ़ा, लैटरल लोड बढ़ेगा तो मोमेंट भी बढ़ेगा, ठीक है। ये लैटरल लोड बढ़ेगा तो क्या होगा, मोमेंट भी बढ़ेगा। तो इसके कारण क्या होगा कि इसमें कॉलम में मोमेंट आएगा, ठीक है। अभी 4th नंबर पॉइंट देखते हैं, नंबर 4th, ओके। नंबर 4th, मोमेंट ड्यू टू कैंटिलीवर, मोमेंट ड्यू टू कैंटिलीवर, मोमेंट ड्यू टू कैंटिलीवर, ठीक है। अभी कैंटिलीवर पोर्शन भी आप निकालते हैं, सपोज डेट यहाँ तो अभी बीम कॉलम कनेक्शन में क्या हो सकता है, वो दूसरे इन में भी सपोर्ट होगा, ठीक है। लेकिन क्या है, कैंटिलीवर में कोई सपोर्ट नहीं होगा। सपोज डेट ये हमने कोई कॉलम बनाया, ठीक है, इसका कोई सपोर्ट नहीं, यहाँ पे कोई इंड सपोर्ट नहीं है, ठीक है। ये कॉलम है, या फिर हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं
ये है, और इस पर कोई लोड आ रहा है और यहाँ पे कोई सपोर्ट है नहीं, तो सपोर्ट नहीं है तो इसमें भी क्या होगा, मोमेंट जनरेट होगा। मोमेंट जनरेट होगा तो वही सेम फार्मूला है, एम इक्वल टू पी इंटू ई। इस पर लोड अगर 10 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है, इसका डिस्टेंस अगर समथिंग है, अगर 2 मीटर है, तो इस पर लोड कितना होगा, 10 इंटू 2 20 किलो न्यूटन, ये मोमेंट आएगा इसके ऊपर, ठीक है। तो कॉलम का मोमेंट इस केस में भी बढ़ जाएगा अगर कैंटिलीवर पोर्शन है उस पर, तो अगर सिंपली सपोर्टेड है तो मोमेंट कम होगा, कैंटिलीवर पोर्शन है तो मोमेंट उस पर ज़्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा अभी आपका सवाल हो सकता है ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि आपके बाकी सिंपली सपोर्टेड है, यानी दोनों साइड में क्या है, दोनों साइड में सपोर्ट है इसका। तो अभी देख सकते हैं कि अगर सपोज डेट में मान लेता हूँ ये 2 मीटर है और ये भी सिंपली सपोर्टेड 2 मीटर है, तो अभी क्या है कि अभी ये 10 किलो न्यूटन का लोड इस पर भी लगाते हैं, 10 किलो न्यूटन का लोड इस पर भी लगाते हैं, तो इसका डिस्टेंस तो हम लोग एटलीस्ट इसमें चेंज कर सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे सपोर्टेड है, ठीक है। यहाँ पे मतलब एक इंट पे सब दोनों इंट पे सपोर्ट है, यहाँ पे एक इंट पे भी सपोर्ट नहीं है, तो इसके डिस्टेंस को अगर इधर करें तो इस पर अगर सपोज डेट ऐसा मान लेते हैं ये 2 मीटर का मेरा है, ये 1 मीटर इसका सेंटर है, अगर हम ऐसा करते हैं कि 0.5 मीटर पे लगाते हैं तो इस पर मोमेंट कम आएगा, इस पर मोमेंट ज़्यादा आएगा। इस तरह से करके हम लोग कैलकुलेशन करें, जिसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा उस पर मोमेंट ज़्यादा होगा। लेकिन कैंटिलीवर में एक ही सपोर्ट होता है, तो हम लोग को पता है कि जो भी लोड आएगा वो एक ही सपोर्ट पे आना है, इस पर क्या है दोनों सपोर्ट उसको बियर कर लेंगे, तो इसके कारण मोमेंट कैंटिलीवर पोर्शन में ज़्यादा आएगा। तो 5वां कंडीशन हम लोग देख सकते हैं कि मोमेंट ऑन कॉलम का, कि मोमेंट ड्यू टू फिक्सेड बेस, ठीक है, मोमेंट ड्यू टू फिक्सेड बेस, ठीक है, फिक्सेड बेस। तो अब अगर आप कॉलम कास्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो कॉलम किस पे रेस्ट कर रहा होता है, फुटिंग पे, ठीक है, ये फुटिंग पे, तो यहाँ भी मोमेंट जनरेट होता है, यहाँ पे फिक्स बेस होता है इसका, ठीक है, मोमेंट यहाँ भी जनरेट होता है, ठीक है। और नंबर 6 पॉइंट देखते हैं, मोमेंट ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ कॉलम, ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ कॉलम, मोमेंट ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ कॉलम। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि सेल्फ वेट के कारण कॉलम पे कैसे मोमेंट आएगा। ये बाकी पॉइंट तो सही है, ये मैंने 5 पॉइंट बताया, ये लास्ट पॉइंट है, मोमेंट ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ कॉलम। तो आप ऐसा मान सकते हैं सेल्फ वेट के कारण मोमेंट कैसे आएगा। सपोज डेट ये मेरा कॉलम है, ठीक है, ये कॉलम अगर ये कास्टिंग है तो ये सीधा जा रहा है, तो इसके सेल्फ वेट पे तो इसका तो सिर्फ एक्सियल वेट सॉरी, अगर ये सीधा है तो इस पर तो सिर्फ एक्सियल आ रहा है, तो इस पर मोमेंट कैसे आ रहा है, सेल्फ वेट के कारण। यहाँ आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्फ वेट, तो इसलिए आएगा कि सपोज डेट अभी बिल्डिंग का हाइट बढ़ रहा है, तो आप प्लम्ब इसको नहीं कर सकते। अभी ये ऐसा है कि अभी आपने ये कॉलम बनाया, ठीक है, ये हो सकता है अपने एक्चुअल पोजीशन से कहीं ना कहीं हल्का हल्का वो टिल्ट हो सकता है, ठीक है, टिल्ट हो सकता है, ठीक है। अगर इसको जाना था, हो सकता है अभी इसका बॉटम है, अगर G+10 बना रहा है, अगर यहाँ पे हम लोग 30 मीटर ऊपर हाइट गए, अगर वहाँ ऊपर से अगर हम लोग यहाँ तक देखते हैं इस चीज़ को, अगर यहाँ से अगर हमको डिफरेंस मिला 20 mm का, यानी 20 mm का प्लम्ब आउट है, तो 20 mm का प्लम्ब आउट है, तो इसके कारण भी क्या होगा, उस पर मूवमेंट जनरेट हो जाएगा और प्रैक्टिकली इस चीज़ को आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपका प्लम्ब आउट होगा, सब कुछ होगा, जिसके कारण भी मूवमेंट जनरेट होगा। तो अब इस चीज़ को समझते हैं, अभी हमने इतना चीज़ तो बता दिया, ठीक है। अभी इस चीज़ का वो कॉलम के स्टील के डाया से क्या कनेक्शन है, अभी इस चीज़ को आप देखते हैं, समझते हैं। अभी पहला मैंने पॉइंट क्या बताया, ड्यू टू एसेंट्रिक लोड। तो एसेंट्रिक लोड कम वाले फ्लोर में भी वही रहेगा, मतलब अभी आप देख सकते हैं, सपोज डेट हमने भी यहाँ से लिया है G+10 का, ठीक है, ये G+10 हमने ऐसा माना कि ये वाला G+10 बिल्डिंग है, ठीक है। तो एसेंट्रिक लोड जितना कि नीचे में भी ऐसा हो सकता है कि कॉलम ये बीम हमने जो प्लेस्ड किया है कॉलम के ऊपर, वो भी ऐसे वैसे कहीं बॉटम में भी, नीचे वाले फ्लोर में भी हो सकता है और ऊपर वाले फ्लोर में भी वैसा हो सकता है। तो ये दोनों के लिए कॉमन हो गया, ठीक है, यानी दोनों में आएगा एसेंट्रिक। उसके बाद देखते हैं बीम कॉलम कनेक्शन, बीम कॉलम कनेक्शन भी दोनों में आएगा, ठीक है, नीचे वाले फ्लोर में भी और सबसे टॉप वाले फ्लोर में भी, या फिर G+1 में भी, G+2 या फिर G+3, यानी थर्ड फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, इस तरह से करके उसमें भी ये सेम दोनों के लिए रिपीटेड है। बट मोमेंट ड्यू टू लेटरल लोड, अभी जो हमने बताया मोमेंट ड्यू टू लेटरल लोड, बट इस केस में क्या है, लेटरल लोड सिर्फ कहाँ इफेक्ट करेगा, टॉप वाले फ्लोर में ज़्यादा इफेक्ट होगा, यहाँ ज़्यादा होगा, उससे कम यहाँ होगा, उससे कम यहाँ होगा, सबसे कम कहाँ होगा, इसके नीचे में होगा। तो अभी क्या मूवमेंट सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, टॉप वाले फ्लोर में सबसे ज़्यादा होते जा रहा है, ठीक है, और बॉटम में सबसे कम हो रहा है। तो एक रीज़न ये भी हो सकता है
रीज़न हो सकता नहीं, होता ही है कि लेटरल लोड ज़्यादा होने के कारण क्या है, हम लोग स्टील का डाया अपर वाले फ्लोर में ज़्यादा रखते हैं और नीचे वाले फ्लोर में कम रख देते हैं। नीचे वाले फ्लोर में कम किस लिए, वो नीचे वाले फ्लोर को एक्सियल लोड के हिसाब से डिज़ाइन हो गया, ठीक है, और मोमेंट के हिसाब से भी डिज़ाइन हुआ, बट मोमेंट डोमिनेंट कंसीडर नहीं रहा वहाँ पे। डोमिनेंट कंसीडर किसको किया गया, अपर वाले फ्लोर को, लेटरल लोड के कारण, ठीक है। लेटरल लोड इफेक्ट इस पर ज़्यादा आ रहा है, इसके कारण स्टील का परसेंटेज वहाँ पे हम लोग ज़्यादा दे दिए, ठीक है। और चौथा क्या हो सकता है, मोमेंट ड्यू टू कैंटिलीवर। तो कैंटिलीवर नीचे वाले फ्लोर में भी हो सकता है, उसके ऊपर वाले फ्लोर में भी, तो ये दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। ये क्या हो गया, दोनों के लिए कॉमन हो गया। अब पाँचवा क्या बचा, मोमेंट ड्यू टू फिक्सेड बेस। मोमेंट ड्यू टू फिक्सेड बेस, चलो ये भी कॉमन है, ये मतलब क्या है, ये क्या है, ये फुटिंग से अटैच्ड है, ठीक है, ये भी कॉमन है। नंबर 6 क्या होगा, मोमेंट ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ कॉलम। अब यहाँ ये इस चीज़ को देखते हैं। अभी सेल्फ वेट ऑफ कॉलम का अभी हमने क्या बताया कि इसमें जो डेविएशन आएगा, अभी आप जरूरी नहीं कि ये पूरा प्लम ये 0-0 में ही आएगा, ये हो सकता है कम ऊपर हम लोग जितना जाएंगे तो प्लम आउट होने का चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। तो ऊपर वाले में मोमेंट ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ये एक और ये 2 रीज़न हो गया, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपर फ्लोर में क्या होता है कि परसेंटेज ऑफ स्टील ज़्यादा लगाते हैं। परसेंटेज ऑफ स्टील मोर इन अपर फ्लोर, ठीक है, मोर इन अपर फ्लोर कंपेयर टू लोअर फ्लोर, ठीक है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आपको क्लियर हो गया होगा कि ऐसा क्यों होता है और ये लैप लिंक कैसे प्रोवाइड करना है। तो हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना यार। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।